डियर स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब तक हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना और कार्बोहाइड्रेट जब मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट हुए तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बारे में जाना। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम प्रोटीन जो है उसकी डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे और फिर जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे, जो वहाँ से मोनोमर यूनिट्स निकलेंगे वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके बारे उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो इन आवर प्रीवियस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस द प्रोटीन डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ, लेकिन ओरल कैविटी में जिस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होती है। अब मान के चलो आपने कोई डाइट लिया था, उस डाइट में आपने बीफ लिया था, यू हैव यूज्ड बीफ इन योर डाइट, यू हैव यूज्ड मटन, इजंट इट, या आपने चिकन लिया था, चिकन, आपने फिश, या आपने चना वगैरह लिया था, ठीक है, और सम अदर फॉर्म्स ऑफ द पल्सेस, सोयाबीन एटसेट्रा। यानी मैं उन सोर्सेज की बात कर रहा हूं जो आपके फूड में प्रोटीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आपने ये सारा फूड आइटम लिया एंड अल्टीमेटली दैट फूड इन द फॉर्म ऑफ द बोलस रीच इट इनटू योर स्टमक, तो स्टमक में हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट, ये जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन अवर सम ऑफ और प्रीवियस लेक्चर्स। तो स्टमक में हमने देखा कि वहाँ पे गैस्ट्रिक सेक्रेशन होती है, उसका सारा मैकेनिज्म हमने स्टडी किया है, और उस गैस्ट्रिक सेक्रेशन में कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो जो स्टमक में हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है विच इज मेंट फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, दैट वेरी एंजाइम, से आई हैव मेड दिस वेरी एंजाइम, दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजन। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक सेक्रेशन जैसे ही होती है, उस गैस्ट्रिक सेक्रेशन में एक इंपॉर्टेंट इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एक सीजर की तरह होता है, बट ये कवर्ड होता है। जैसे ये मेरा मार्कर पेन है, इट कैन राइट एनीथिंग व्हाट एवर आई वांट, बट इफ आई विल मास्क इट, व्हेन इट इज मास्क्ड इट कांट राइट एनीथिंग, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका पेप्सिनोजन रिलीज होता है इनटू योर स्टमक, पहले ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों होता है? टू गेट आवर स्टमक वॉल प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय इटसेल्फ। तो वो मैकेनिज्म भी हमने स्टडी किया है। फिलहाल आप देखो कि जो ये पेप्सिन रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा था देन देयर वाज द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द पैराइटल सेल्स, ठीक है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड was released, then that HCl lead to conversion of this pepsinogen into pepsin or the active form of the enzyme। तो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया गया। सो दिस इज पेप्सिनोजन एंड दिस वेरी एंजाइम इज पेप्सिन, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, ठीक है। ये मास्क नहीं है, इट कैन इजिली कट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नाउ, but this has been converted under the influence of acidic HCl, ठीक है। ये तो जैसे ही पेप्सिनोजन रिलीज होता है, इस पेप्सिनोजन की वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, से दीज आर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है। और आप लोगों को पता है जो प्रोटीन के अंदर ये मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं। जिस तरह आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसैकेराइड्स उनके मोनोमर यूनिट्स होते थे, और मोनोसैकेराइड के बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्ड था व्हाट वाज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन का मोनोमर यूनिट एमिनो एसिड होता है, और हर दो एमिनो एसिड्स के बीच में एक साइड का कार्बोक्सिलिक एंड दूसरी साइड का एन टर्मिनल एंड एमिनो टर्मिनल जो होता है, उन दो टर्मिनल्स के बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो होता है, उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एंजाइम को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डिग्रेड करना है, कैटाबोलाइज करना है, ठीक है, तो उसे उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन
इसी पेप्टाइड बॉन्ड को जो एक प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है उसको ब्रेक करने की एबिलिटी रखता है। जैसे वो उसको ब्रेक कर लेता है तो इसे ब्रेक करने के बाद वो इसे कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दो स्मॉलर कंपोनेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। हियर आई विल मेक a few forms. These are the smaller components. इन स्मॉलर कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, एक तो प्रोटियोसिस होते हैं और पेप्टाइड्स होते हैं। एक तो यहां पे प्रोटियोसिस हो सकते हैं, प्रोटियोसिस, और पेप्टाइड्स हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी पेप्सिन ने एक्ट किया ओवर द प्रोटीन, इसने उस प्रोटीन के अंदर कई सारी जगहों पे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस प्रोटीन के स्मॉलर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिले इन द काइम विद इन द स्टमक। तो वहां पे प्रोटियोसिस हमें देखने को मिले, वहां पे पेप्टाइड्स हमें देखने को मिले, ठीक है, और वहां पे पेप्टोन्स भी हमें देखने को मिले, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, ठीक है। तो लेट मी गिव यू सम ब्रीफिंग अबाउट दीज कंपोनेंट्स। एक तो हमने देखा पेप्टोन यहां से आया, और प्रोटियोसिस आए, प्रोटियोस, ठीक है, एंड वी आल्सो गॉट पेप्टाइड्स, पेप्टाइड। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द पेप्टोन्स? क्या होते हैं पेप्टोन्स? पेप्टोन्स ये जो है एक प्रोटीन जो है वो एक बड़ा सा फ्रेगमेंट होता है। कोई भी प्रोटीन है, एनी टाइप ऑफ द प्रोटीन, जब उस प्रोटीन में पार्शियल डाइजेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेप्सिन, तो वो उस प्रोटीन के अंदर जब डिग्रेडेशन होती है, कहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये जो है जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन की डाइजेशन का, जैसे ये कोई बड़ा प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पहली बार जब पेप्सिन ने एक्ट किया तो पहली बार जो प्रोडक्ट निकला, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम पेप्टोन कहते हैं। सो पेप्टोन्स आर कंपैरेटिवली लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो पेप्टोन्स होते हैं लार्जर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं ये प्रोटीन्स के, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हेन प्रोटीन्स आर एक्टेड अपॉन बाय पेप्सिन लाइक एंजाइम, then some larger fragments of the proteins we get, and those larger fragments of the proteins are called as peptones. This is the first thing. Number second thing is proteose. Proteose क्या होता है? जब एक लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन पे या जनरल प्रोटीन पे कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्ट करता है, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, तो जब वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस पे एक्ट करता है, दैट लीड्स टू डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स, एंड दैट डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटियोस। तो यहां पे क्या है? डिकम्पोज्ड हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। होप यू गॉट इट वेल। तो जैसे कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम आया तो उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम ने डिकम्पोज किया प्रोटीन को या एक लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन को या लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को, तो जो प्रोडक्ट वहां से निकला आउट ऑफ द डिकम्पोजिशन डन बाय ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दैट वेरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोटियोस। एंड नंबर थर्ड थिंग इज पेप्टाइड। पेप्टाइड्स आर व्हाट? दे आर जस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 to 3 और मोर देन 3 अमीनो एसिड्स। बहुत ही आसान है। दे आर such molecules containing +2 और +3 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो मैं इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स के बारे में कह रहा हूं। जैसे ही प्रोटीन पे एक्ट किया HCl ने along with the activated pepsinogen or pepsin, that has resulted into the formation of peptones
प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स निकले, पेप्टोन्स निकले, यहाँ पे पेप्टाइड्स निकले, यहाँ पे और प्रोटियोसिस निकले। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जो पेप्सिन होता है दैट कैन ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स, एंड यू नो एमिनो एसिड्स आर डिफरेंट टाइप्स, देयर इज टायरोसिन, देयर इज लाइसिन, देयर इज अर्जिनिन, देयर इज हिस्टिडीन, देयर इज फेनिलएलनिन। लेकिन जब हम इस पेप्सिन की बात करते हैं, he loves to break the peptide bond where the amino acid like phenylalanine, like tyrosine, like tryptophan are present. You know, there are different types of the essential non-essential amino acids. Among that, you have to remember at least 3 amino acids. What are those? Number 1 is tyrosine. Number 2, phenylalanine. Number 3, tryptophan. We need not to study the structure of these amino acids since we have to study them in the biochemistry portion of our syllabus. Tryptophan. देखो बेटा, जहां पे एक प्रोटीन के अंदर इन मोनोमर यूनिट्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसे टायरोसिन है, जैसे फेनिलएलनिन है, जैसे ट्रिप्टोफैन है, तो वो वाले जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करना अच्छा लगता है किसको, आपके पेप्सिन को। नॉट ओनली दैट, जब हम कोई पॉलीपेप्टाइड चेन लेते हैं तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक वाला साइड एमिनो टर्मिनल का होता है और दूसरा वाला साइड कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। जैसे अगर हम एक कॉमन एमिनो एसिड को देखेंगे, वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से COOH, दूसरे साइड से NH2, ठीक है, और नेक्स्ट साइड से H, और नेक्स्ट वाला जो साइड होता है वो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। लेट मी राइट डाउन दैट और रिप्रेजेंट दैट विद दिस R। ये कॉमन एमिनो एसिड है। अब यही एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, तो उस एमिनो एसिड का ये वाला कार्बन और इस एमिनो एसिड का ये वाला दिस नाइट्रोजन और N टर्मिनल, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप is of different types like lysine, arginine, histidine, threonine, phenylalanine, so on and so forth. अगर 2 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई एमिनो एसिड जैसे टायरोसिन है, जैसे फेनिलएलनिन है, ट्रिप्टोफैन है, तो डेफिनेटली वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना पेप्सिन को अच्छा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ मिलेगा तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड देन द प्रोटीन, वो बन जाएगा। तो डेफिनेटली एक प्रोटीन के अंदर या एक लार्जर पेप्टोन के अंदर या एक प्रोटियोस के अंदर एक वाला साइड जो होगा वो C टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि एक साइड में C टर्मिनस होगा और दूसरा वाला जो साइड होगा वो N टर्मिनस कहलाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट वेदर इट विल लाइक टू ब्रेक द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द N टर्मिनल साइड और फ्रॉम द C टर्मिनल साइड। लेकिन जब हम पेप्सिन की बात करते हैं, इट लाइक्स टू ब्रेक the protein from which side? From the carboxyl side, from the carboxyl end। जो C टर्मिनस होता है उस C टर्मिनस के साइड में पेप्सिन को अच्छा लगता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो यहां पे स्टमक में स्टार्ट हो जाती है और ये वाले प्रोडक्ट्स यहां निकलते हैं। इतना ही नहीं, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन होती है, हमने कहा था जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, हु आर ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनके अंदर एक दूसरा एंजाइम भी उनकी गैस्ट्रिक सेक्रेशन में होता है, एंड दैट वेरी एंजाइम, लेट मी मेक दैट वेरी एंजाइम हियर, दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोरेनिन। अडल्ट्स के अंदर बेटा रेनिन होता ही नहीं है, इन्फेंट्स के अंदर रेनिन होता है, काउस के अंदर होता है। तो ये जो प्रोरेनिन होता है ये भी मास्क्ड होता है, इट इज मास्क्ड, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और इसको भी एक्टिवेट किया जाता है। इट इज सिमिलरली बीइंग एक्टिवेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HCl। HCl इसे भी एक्टिवेट करता है। जब इसे एक्टिवेट करता है तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म यानी रेनिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब रेनिन क्या करता है? लेट अस हैव अ लुक और द प्रोसेस विच इज बीइंग गवर्नड और डन बाय द रेनिन। यहां पे देखते हैं, तो रेनिन का काम होता है कि ये केसीन को
डाइजेशन कर सकता है, केसिन की डाइजेशन कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट वन इज द प्रो रेनिन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेनिन। तो ये यहां पे रेनिन है, से दिस इज द रेनिन, एंड व्हाट इट डज, it leads to conversion of casein protein which is present in the milk into paracasein. Remember, ये जो मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन होता है, ये इस केसीन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू पैराकेसीन। ठीक है, फिर इस पैराकेसीन को ऐड किया जाता है विद कैल्शियम। जैसे ही इसको ऐड किया गया विद द कैल्शियम, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू व्हाट, इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट। ठीक है, याद रखो, व्हेन इट इज एडेड विद द कैल्शियम देन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट, जिसे हम कॉमनली कर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज कैल्शियम पैराकेसिनेट। यहां पे आप लोगों के लिए मैं लिखता हूं ब्रैकेट में कर्ड, ये कर्ड बना। ठीक है, और अब ये जो कर्ड है और जिस पैराकेसिनेट है, नाउ इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय पेप्सिन अगेन। अब इस पे पेप्सिन फिर से एक्ट करेगा। Once pepsin will acted upon or it will lead to conversion of this calcium paracasinate into simpler form of the protein, that is just peptones. It will lead to formation of peptones. इस तरह से ये जो पेप्सिन है इसने इसमें भी अपना अहम रोल प्ले किया। ठीक है, इसके बाद जो काइम होता है, जब हमने स्टडी किया था हाउ द एम्पटाइंग ऑफ द स्टमक टेक्स प्लेस, तो ये काइम में जो पेस्टेड फॉर्म होता है विया द पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसे स्लोली एंड स्टेडली ट्रांसपोर्ट किया जाता है अप टू व्हाट, अप टू द डुओडेनम। ठीक है, तो जो डुओडेनम होता है, हमने देखा था जैसे ही डुओडेनम में ऐसा काइम आता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, काइम ऑब्वियसली होती है, जिसमें पेप्टोन्स होते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें प्रोटीएसेस होते हैं। तो उस चीज से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनके बारे में ऑलरेडी हमने जाना हुआ है, हमारे डुओडेनम के अंदर होते हैं, दे लीड टू रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोनल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो जो हार्मोन्स होते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ दिस secretin, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ cholecystokinin. And such hormones will come and they will induce the acinar cells. They will induce the acinar cells for having their synthesis of pancreatic juice, which will contain the proteolytic enzymes. The most common proteolytic enzymes which will be present in the pancreatic juice, दे विल बी, देखो जो GIP होता है, सेक्रेटिन होता है, CCK होता है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं एसिनर सेल्स के अंदर। ये एसिनर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर एसिनर सेल्स रिलीज करते हैं अपनी सेक्रेशन, और वो सेक्रेशन थ्रू द कॉमन पेनक्रियाटिक जो डक्ट होता है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। ठीक है, और द दिस एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से होके जाता है ये पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 4 मेन टाइप्स ऑफ इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा एंजाइम होता है, लेट अस हैव अ लुक। एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजिन। एक इसके अंदर ट्रिप्सिनोजिन होगा। ठीक है, और जो दूसरा एंजाइम इसके अंदर होगा, दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ठीक है,
और एक एंजाइम यहां पे रिलीज होगा विच इज कॉल्ड एज प्रो इलास्टेस। ये वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जो आपके पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होगा, आपके प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो और एक एंजाइम यहां पे इसके अंदर होगा व्हाट इज कॉल्ड एज काइमोट्रिप्सिनोजन। यहां पे मैं लिखता हूं काइमो, नाउ यू नो दैट दिस इज पैनक्रियाज, आई विल इरेज इट। काइमोट्रिप्सिनोजन, देखो बेटा, जब आपकी एसिनरी सेल्स एक्टिवेटेड हुई, जब आपका दिस पैनक्रियाज एक्टिवेट हुआ, उसने पैनक्रियाटिक जूस बनाया। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मौजूद है। एक तो ट्रिप्सिनोजन है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस है और प्रोइलास्टेस है और काइमोट्रिप्सिनोजन है। ये सारे के सारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पहले रिलीज हो जाते हैं। नाउ इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्टिवेट देम, you have to activate them, you have to activate them. When you will activate them, they will get converted into their respective forms of the activating enzymes. ये इसका activated form है, ये इसका activated form है, ये इसका activated form है और ये इसका activated form है। Now, who will ask them to get activated? ठीक है, यहाँ पे ये जानने की जरूरत है। जैसे ही ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है, जो यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, they release a particular enzyme known as enterokinase। तो बेटा यहां पे एक एंजाइम आएगा, यहां पे से दिस इज एन एंजाइम एंड दिस वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज, रिमेंबर इट, एंटेरोकाइनेस। ये एंटेरोकाइनेस आपके ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रिप्सिन, दैट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो यहां पे ये ट्रिप्सिन है, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है ट्रिप्सिन। ठीक है, और अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन अब बाकी जो इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन है, अब उनको कहेगा कि भाई आप भी एक्टिवेट हो जाओ। तो ये वाली जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज किया एंटेरोकाइनेस ने, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल का एंजाइम है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज किया किसने, ट्रिप्सिन ने। यानी जैसे ही आपका कुछ ट्रिप्सिन बना, ये आपके बाकी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर लेगा, ये इतनी एबिलिटी रखता है। नंबर वन थिंग एंड नंबर सेकंड थिंग, जो आपके बाकी एंजाइम्स हैं, कौन कौन सा एंजाइम है, आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, आपका प्रोइलास्टेस, आपका काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इन तीन एंजाइम्स को भी उनके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो इफ हियर दिस इज द ट्रिप्सिनोजन, here this will be the trypsinogen, here this will be the trypsinogen, here this will be the trypsinogen, and this very trypsinogen will lead to formation of carboxypeptidase, will lead to formation of elastase, will lead to formation of chymotrypsin, and all these enzymes like chymotrypsin, like elastase, like carboxypeptidase, all these are now the activated forms of the enzymes which are having the ability to dissolve the fragments of the proteins which you have got out of the gastric digestion of what, of your proteins। तो इसके बाद ये जो activated form of enzymes होते हैं, now these activated form of enzymes will accordingly act over what, over this partially digested product of the protein। अब यहां पे ये कैसे होगा, so we have here these three main enzymes, one among them is trypsinogen, another one is this procarboxypeptidase, and no, it is the activated form now, it is the carboxypeptidase, chymotrypsinogen, let me write down here chymotrypsinogen, then the third one is carboxypeptidase, okay,
then the next one is now the activated form, that is elastase. Okay, now what this trypsinogen will do, this trypsinogen will lead to conversion of some these larger fragments or the proteins into their simpler forms. लेकिन यहाँ पे हमने एक जरूरी बात ध्यान में रखनी है कि जब ट्रिप्सिनोजन क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है, ये लाइक करता है लाइसिन या आर्जिनिन रिच जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, रिमेंबर लाइसिन, आर्जिनिन और समटाइम्स इवन दिस प्रोलीन इवन। देखो जो लार्जर फ्रेगमेंट प्रोटीन का है, ठीक है, उस लार्जर फ्रेगमेंट में जो एमिनो एसिड्स हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो डिफरेंट तरह के एमिनो एसिड्स है। जिस तरह हमने देखा कि जो पेप्सिन होता है वो लाइक करता है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना, विच इज मोस्टली प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन। सिमिलरली जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो उन प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को डाइजेस्ट वहां पे करता है कि जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है इन बिटवीन सच टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, चाहे लाइसिन हो, चाहे आर्जिनिन हो और इवन समटाइम्स प्रोलीन हो, ठीक है। तो जैसे ही इस एंजाइम ने इस तरह के प्रोटीन प्रोडक्ट पे एक्शन की, तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू मोस्टली द ट्राइपेप्टाइड्स, यहां पे ट्राइपेप्टाइड्स इसकी वजह से बनते हैं एज प्रोडक्ट्स, डाइपेप्टाइड्स बनते हैं एज प्रोडक्ट्स। ट्राइपेप्टाइड में ऐसी कंडीशन होती है 3 एमिनो एसिड्स होते हैं, डाइपेप्टाइड में ऐसी कंडीशन होती है 2 एमिनो एसिड्स होते हैं या कुछ एमिनो एसिड यूनिट्स। तो ज्यादातर प्रोडक्ट ट्रिप्सिनोजन की वजह से ये रिलीज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज काइमोट्रिप्सिनोजन। तो जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है ये उन्हीं एमिनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करना ये पसंद करता है, जो एमिनो एसिड्स लाइक करता है पेप्सिन। So it means chymotrypsinogen will once again break such products of the proteins, but especially in between the peptide bonds of tyrosine, phenylalanine, tryptophan, ठीक है। It will do the same thing as पेप्सिन। जो पेप्सिन के लिए एमिनो एसिड्स थे, यहां पे मैं लिखता हूं टायरोसिन या फिनाइलएलानिन या ट्रिप्टोफान। जिन प्रोटीन प्रोडक्ट्स में इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, तो यही पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक करना पसंद कर लेगा कौन सा, काइमोट्रिप्सिनोजन। एंड देन दिस काइमोट्रिप्सिनोजन विल आल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दीज डाइपेप्टाइड्स और इवन ट्राइपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स इसकी वजह से निकलेंगे। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एज वेल एज इलास्टेज, ये दोनों जो एमिनो एसिड चेन होगा उसका जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा उसको ब्रेक करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। सो दे लाइक टू ब्रेक द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ द एमिनो एसिड चेन। अगर ये एक एमिनो एसिड चेन है, ठीक है, और ये वाला साइड इसका कार्बोक्साइल टर्मिनल होता है, ठीक है, तो ये जो दो एंजाइम्स होते हैं दे विल कम लाइक दिस एंड दे विल ब्रेक फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, आई मीन फ्रॉम CO नेगेटिव साइड, फ्रॉम द कार्बोक्साइल साइड, एंड बोथ ऑफ दीज विल अल्टीमेटली लीड टू formation of the byproducts of proteins which will be now in the form of simple amino acids। इनकी वजह से एमिनो एसिड्स रिलीज होंगे, या हो सकता है डाइपेप्टाइड्स भी रिलीज हो सकते हैं और इवन समटाइम्स ट्राइपेप्टाइड्स भी रिलीज हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जब पैनक्रियाटिक एंजाइम चाहे ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है या इलास्टेज है, जब इन 4 मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ने एक्ट किया ओवर द काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो इनकी वजह से ये वाले प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन्स के, ये कन्वर्ट हुए
into dipeptides, into tripeptides, into amino acids. तो यहाँ पे हम देखेंगे when they have acted, their action has lead to formation of these things: tripeptides, isn't it? And also dipeptides, and also एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड है, ये डाइपेप्टाइड है, ये ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है। अब जो डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं, अब इन पे सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग है, यहां पर भी ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और आपको पता है इनकी वजह से जो सकस एंटेरिकस रिलीज होता है, वहां पर भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। The main protein digesting enzymes which are present here are called as brush bordered enzymes. See here, यहाँ पे ये brush bordered epithelium होता है। क्यों होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा हुआ है कि ये जो एंटीरिक सेल्स होती हैं, दिस द एंटीरिक सेल, दिस द मेन ल्यूमेन, तो इन एंटीरिक सेल्स के अंदर क्रिप्टस होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द पेलिके सर्कुलरिस होते हैं, क्रिप्टस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, उनकी वजह से इनको ब्रश बॉर्डर्ड, ये जो है बाहर से उनका जो लाइनिंग होता है, कवरिंग होता है, वो ब्रश बॉर्डर की तरह दिखता है। तो उस ब्रश बॉर्डर्ड साइड में बहुत सारे इनके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। दैट इज व्हाई सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स। लेट मी मेक हियर सम एंजाइम्स like this one, and these are the brush bordered enzymes, and they have the ability to break the bond between dipeptides or between tripeptides. This is the peptide bond, this is the peptide bond. These brush bordered enzymes can break such bonds, and the brush bordered enzymes can be in the form of dipeptidases, they can be in the form of aminopeptidases even, ठीक है। तो यहां पे मान के चलो ये वाला जो एंजाइम आप देख रहे हो, ये दिस इज ए ट्राइपेप्टाइडेस, ठीक है, एंड से दिस वन इज ए डाइपेप्टाइडेस। अब देखो सिंपल सी बात है, जो एक ट्राइपेप्टाइड होगा, say this is a tripeptide, it will be acted upon by what? By brush bordered enzyme, which one? Tripeptidase, and it will lead to formation of either dipeptide or mostly directly the amino acids, and the dipeptide will be accordingly acted upon by what? By the dipeptidases, isn't it? Dipeptidases पे act करेगा, and it will also lead to formation of what? Amino acids. तो इस तरह से जब ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स, ये एक्चुअली एसोसिएटेड रहते हैं विद ब्रश बॉर्डर, मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनको थोड़ा बाहर बनाया, इनको ल्यूमेन में बनाया, ये तो ल्यूमेन में होते ही नहीं है, ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल लाइनिंग के साथ ही एसोसिएट होते हैं। तो जैसे ही वहां पे उसके साथ डाइपेप्टाइड लगता है, ट्राइपेप्टाइड लगता है, ये उसको ब्रेक करता है। सो aminopeptidases as well as the dipeptidases will ultimately lead to formation of the amino acids. तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स अब हमें देखने को मिलेंगे। Sometimes we may have some larger amino acid chains in the form of the polypeptide chains, and we may have also dipeptides here. We may also have tripeptides here, and most commonly we will be having directly the amino acids. Now they have to be absorbed, and for absorption process, one is the concentration of amino acids is more. जब यहाँ पे amino acid की concentration ज़्यादा है, then these amino acids will be incorporated into what? Into the cytoplasm of what? Your enterocyte. Here you have, here this is the enterocyte, about which you already know, since we have already went through the histology portion of our gastrointestinal tract. In the cytoplasm of the enterocyte, these amino acids will be directly incorporated through even passive transport, isn't it?
These are now a few amino acids. Not only that, some these di as well as tripeptides will also be incorporated. But here, if we will be having a look towards the external, towards the interior most side of the anterior side, there is prevalence of the pump, about which we also discussed in our previous lecture. In that pump, 3 sodium ions, listen carefully, 3 sodium ions will be put out and 2 potassium ions will be put in to the cytoplasm of the anterior side. Under the influence of degradation of the ATP into ADP plus inorganic phosphate. सिंपल है। तो इसकी वजह से यहां पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप जानते हो कि जो सोडियम आयन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बहुत है। So these are the sodium ions. Now, this sodium will be transported to maintain the concentration gradient into the internal cytoplasm of the anterior side. तो जैसे ये सोडियम ट्रांसपोर्ट हुआ, ये अपने कांधे पे कुछ एमिनो एसिड्स को, कुछ डाइपेप्टाइड्स को, ट्राइपेप्टाइड्स को भी अपने साथ लेके जाएगा। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप क्लासरूम में जाओगे, आपके साथ बैग है, तो बैग सीधी सी बात है आपके साथ चला जाएगा अंदर। खुद जो बैग होता है उसको क्लासरूम में एबिलिटी नहीं होती है जाने की, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने कांधे पे अपने हाथ में उठा लेते हो, आपको अंदर जाना ही, तो आपके साथ बैग भी आया, आपके साथ वो जो भी आपके साथ बिलोंगिंग है वो भी आई। तो जैसे ही सोडियम एंटर हुआ इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटीरियर साइड, ये सोडियम के साथ साथ आपके डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड्स को भी मौका मिला कि उनकी एंट्री हुई इनटू व्हाट, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ योर एंटीरियर साइड। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो एक बात है, दूसरी बात कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द प्रोटॉन पंप। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन आयन्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द anterior side or the cytoplasm at the anterior side. Say here, these are some hydrogen ions. These are hydrogen ions. Now these hydrogen ions are also getting transported. They are also getting transported. When they are getting transported towards the interior side, they are transporting not themselves only, but they are transporting also the amino acids. They are transporting the amino acids. This is the number third thing. First was direct transportation of the amino acids. Second was under the influence of this sodium potassium pump, along with the sodium, entry of some ditripeptides took place. And the third one was along with the entry of the proton, these protons or the H+2 ions, the entry of the amino acids and some dipeptides also took place. And the third thing is that there are some types of the cells in the intestinal epithelium what are called as the M cells, I cells, and such cells are also having the ability to operate some another mechanism of direct incorporation of even some larger products of the proteins into the cytoplasm. तो यहाँ पे मैंने एक ही एंटीरोसाइट बनाई है, लेकिन कुछ एंटीरोसाइट्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिनको हम एम सेल्स यूजुअली कहते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इस बड़े से प्रोटीन प्रोडक्ट को एनगल्फ कर सकते हैं, बड़े से प्रोटीन प्रोडक्ट को थ्रू एंडोसाइटिक प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस। तो ये यहां से अंदर आएगा, ये फिर एंडोसाइटिक वेसिकल बनाएगा और ये एंडोसाइटिक वेसिकल यहां की ओर आएगा और ये एक्सोसाइटोसिस की वजह से इस बिगर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन को प्रोवाइड करेगा टू सम इंटीरियर सेल्स, जहां पे ये बिगर प्रोडक्ट जो है इट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय अनदर इंपॉर्टेंट सेल। यहां पे मैं अब ऐसे बनाऊंगा इसको, which is known as macrophage.
मैक्रोफेज। आप लोगों को पता है कि इम्यूनिटी में जब हमने मैक्रोफेज के बारे में पढ़ा था, इसकी एबिलिटी होती है फैगोसाइटोसिस की। फिर ये अपने लाइसोसोम्स का इस्तेमाल करता है और इन लाइसोसोम्स का इस्तेमाल करके ये किसी भी प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकता है। यहां पे इसे लार्जर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन को डिग्रेड करना है। तो कई सारे लाइक एम सेल्स होते हैं जिनको जो एंडोसाइटिक वेसिकल बनाते हैं, बड़ा प्रोडक्ट प्रोटीन का डायरेक्टली लेते हैं, नॉट डाइपेप्टाइड, नॉट ट्राइपेप्टाइड, लेकिन उससे बड़ा कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लाइक प्रोटियोस प्रोडक्ट्स आर देयर, पेप्टाइड प्रोडक्ट्स आर देयर, उनको एंडोसाइटिक वेसिकल में कन्वर्ट करता है, फिर उस एक्सोसाइटोसिस की वजह से ये इस बड़े प्रोटीन प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक्सपोज करता है बिफोर द मैक्रोफेज, ठीक है। अब जो मैक्रोफेज होती है, ये मैक्रोफेज या तो इसको डिग्रेड कर लेगा डायरेक्टली, आइदर दिस मैक्रोफेज विल डिग्रेड डायरेक्टली इट, एंड आफ्टर इट इज डिग्रेडेशन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इट्स बाय प्रोडक्ट्स लाइक डाइपेप्टाइड्स आर देयर, अमीनो एसिड्स आर देयर। ये तो प्राइमरी पहली कंडीशन है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन कुछ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। आपने अगर म्यूकोसल इम्यूनिटी के बारे में सुना है, ठीक है, तब आपको ये ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स which are going to happen here in some severe conditions. Some celiac immune disorders कई लोगों के अंदर होते हैं against some proteins। तो जैसे ही मैक्रोफेज आई, तो मैंने नॉर्मल प्रोसेस में ये कहा कि मैक्रोफेज अपना लाइसोसोम का इस्तेमाल करके इसको डिग्रेड कर सकता है, तो इजीली अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके तो फिर अमीनो एसिड को पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए से यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कभी कभार ये जो मैक्रोफेज होता है, ठीक है, ये मैक्रोफेज जब इनको एक्सप्रेस किया जाता है इनके सामने, ये रिलीज करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, like here I will make one like CD4। और आपको पता है कि जैसे ही CD4 क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 जैसे इसकी एक्सप्रेशन किसी सेल के सरफेस पे होती है, इसको इजीली आपकी दूसरी सेल यानी टी सेल जो होती है वो अंडरस्टैंड करती है, बिकॉज दिस प्रोसेस हैपनिंग इन द ब्लड। से अनदर सेल इज हियर, दैट इज टी सेल, दैट इज द टी सेल। जैसे ही टी सेल को पता चलता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ द CD4 है, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ CD4 के बाद ये जो टी सेल होती है, तो ये CD4 के रिलीज होने के साथ साथ कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस को भी रिलीज कर सकती है, ठीक है। लाइक अल्फा इंटरफेरॉन इज देयर, लाइक गामा इंटरफेरॉन इज देयर, ठीक है, या यहां पे वो TCRs भी रिलीज कर सकती है, लाइक इट कैन रिलीज अल्फा, इट कैन रिलीज गामा इंटरफेरॉन्स। तो अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CD4 बाय द टी सेल्स यहां पे अल्फा इंटरफेरॉन, यहां पे गामा इंटरफेरॉन रिलीज हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि जब इनका रिलीज एक्सेस होता है तो इनके एक्सेस रिलीज होने के साथ कोई बड़ी सी बड़ी ये जो है इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, बड़ी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये एक पर्सन को एक बड़ी प्रॉब्लम में ला सकता है। तो कई सारे पर्सन जो होते हैं उनके अंदर ये जो है ये अनवांटेड एंटीरोसिलिक रेस्पॉन्स डेवलप हो जाती है अगेंस्ट सम पर्टिकुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म यही है कि उन पर्सन के अंदर जैसे ही मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाती है, जैसे ही मैक्रोफेज रिलीज करती है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को, उन स्पेसिफिक केमिकल्स को फिर स्टडी कर लेता है टी सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द CD4, एंड देन दिस टी सेल लीड्स टू रिलीज ऑफ द अल्फा टाइप ऑफ द इंटरफेरॉन, गामा टाइप ऑफ द इंटरफेरॉन, TCRs, एंड ऑल सच सब्सटेंसेस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए huge immune response in the form of the inflammation, and then that thing can put a person into a problem, into a much bigger problem, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे हम ज्यादा डिविएट नहीं हो जाएंगे। लेट मी कम टू माय मेन टॉपिक, मेन पॉइंट, हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ द एमिनो एसिड्स एंड द डाइपेप्टाइड्स इज टेकिंग प्लेस। तो यहां पे हमने देखा जब यहां पे एब्जॉर्प्शन हुई, अब यहां पे एमिनो एसिड्स है, डाइपेप्टाइड्स है, ट्राइपेप्टाइड्स है, बट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द डाइपेप्टाइड्स एंड द ट्राइपेप्टाइड्स। तो यहां पे ये दो एंजाइम्स जो थे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड्स एंड द ट्राइपेप्टाइडेसिस, तो इन्होंने यहां पे कुछ एमिनो एसिड्स को बनाया आफ्टर डिग्रेडिंग सम दीस पेप्टाइड बॉन्ड्स। लेकिन यहां पर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम्स ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स नहीं है, बल्कि वो एंजाइम्स यहां पे साइटोप्लाज्म में होते हैं, विच आर कॉल्ड एज एंटेरोसाइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। एंड एंटेरोसाइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स
can be in the form of these aminopeptidases or even dipeptidases. Here we also have some enzymes which are called as enterocytoplasmic peptidases. यहाँ पे मैं सिर्फ पेप्टाइडेसिस लिखूंगा, और वो वाले जो पेप्टाइडेसिस होते हैं दे कैन बी एमिनोपेप्टाइडेसिस, डाइपेप्टाइडेसिस, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे कोई एमिनोपेप्टाइडेस है, यहाँ पे कोई डाइपेप्टाइडेस है, लेकिन ये सारे के सारे एंटेरोसाइटोप्लाज्मिक पेप्टाइडेसिस हैं, and they also can lead to breakdown of these peptide bonds. When these peptide bonds will be broken down, then ultimately they will also lead to release of what? Simple amino acids. So now you have plenty of amino acids here in the cytoplasm of the enterocyte. Then these amino acids will be transported, then they will be transported into through specific channels, then they will be transported into the portal circulation. Now these amino acids are in your portal circulation and they are being transported, and they will ultimately reach to your liver, and in your liver they will be utilized under the influence of the insulin and many other hormones, many other enzymes. They will be utilized in the anabolic pathways, and then different proteins will be synthesized out of such amino acids. So with this we have concluded our today's topic of digestion of the proteins and their respective absorption. Besides, I have given you some little information about the mucosal immunity or the issues related with this mucosal immunity, and in which you have seen in this mucosal immunity you have seen why in some persons there is induction of a severe or even dreadly mucosal immune inflammatory response against some proteins in this way, isn't it? So with this we have concluded our today's lecture. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. इफ सो तो आप भूल नहीं जाओगे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भूल नहीं जाओगे इसको शेयर करना और लाइक करना. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस